पाठ 17वां रचनात्मक लेखन। चित्र वर्णन। जिज्ञासा और प्रेरित को चित्र दिखाते हुए नानाजी ने उन्हें समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, तुम ये चित्र देख रहे हो, इन्हें देखकर क्या समझ आ रहा है, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। चित्रों को देखकर समझना और मन में जो विचार आए उन्हें लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। चित्र को ध्यान से देखें और समझें कि उसमें क्या क्या है। चित्र की हर वस्तु या विषय के बारे में लिखें। सहज सरल भाषा का प्रयोग करें। उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। सभी बातें लिखें, लेकिन ध्यान रखें कि बातें एक ही बार में कही जाएं। आओ अब इन चित्रों का वर्णन करते हैं। उदाहरण 1। यह एक विद्यालय के प्रांगण का दृश्य है। कुछ विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी समूह में खड़े हुए बातें कर रहे हैं और कुछ प्रांगण में खेल रहे हैं। 2 विद्यार्थी बेंच पर बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। उदाहरण 2। इस चित्र में 2 ग्रामीण महिलाएं घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही हैं। एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की पास ही में खेल रहे हैं। थोड़ी दूरी पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। घर के बाहर चारपाई बिछी हुई है। चूल्हे के पास कुछ बर्तन और लकड़ियां रखी हुई हैं। कहानी लेखन। जिज्ञासा और प्रेरित को एक कहानी लिखने का प्रयास करते देख नानाजी ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों ने अब तक बहुत सी कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन अब तुम दोनों कहानी लिखना चाहते हो। कहानी लिखने से पहले तुम्हें ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहले कहानी का विषय सोचना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए, जिससे कहानी पूरी पढ़ी जाए। कहानी की भाषा सहज सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी से कोई न कोई शिक्षा मिलनी चाहिए। कहानी मुख्य रूप से 2 प्रकार से लिखी जाती हैं। पहला, चित्रों को देखकर। दूसरा, चित्रों के साथ दिए गए शब्द संकेतों के आधार पर। नानाजी ने कहा, मेरे पास ये कुछ चित्र हैं, आओ इन्हें देखकर कहानी लिखते हैं। पहला, चित्रों को देखकर कहानी लेखन। नकलची बंदर। चित्र 1। एक टोपी बेचने वाला था। वह सुंदर सुंदर टोपियां बेचा करता था। एक दिन वह दोपहर के समय खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पास ही उसने टोपियों की अपनी गठरी रख दी और वह खाना खाने लगा। पेड़ के नीचे उसे ठंडी ठंडी हवा लगी। वह खाना खाकर वहीं लेट गया और उसे नींद आ गई। उसी पेड़ पर कुछ शरारती बंदर रहते थे। वे पेड़ पर बैठे बैठे टोपी वाले की सारी क्रिया देख रहे थे। जैसे ही टोपी वाले को नींद आई, सारे बंदर पेड़ से नीचे उतर आए और गठरी को खोलने लगे। जैसे ही गठरी खुली तो उसमें रंग बिरंगी टोपियां थीं। टोपी बेचने वाले ने भी टोपी पहन रखी थी। उसको टोपी पहने हुए देखकर सारे बंदर एक एक टोपी पहनकर बैठ गए और बची हुई टोपियों को उछाल उछाल कर शरारत करने लगे। अब जैसे ही टोपी वाले की नींद खुली, उसने खुद को बंदरों से घिरा हुआ पाया। वह उठकर बैठा तो सारे बंदर पेड़ पर जाकर बैठने लगे। टोपी वाले ने सोचा कि बंदर नकलची होते हैं। उसने झट से अपनी टोपी जमीन पर फेंक कर मारी। उसे देखकर सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। अब टोपी वाले ने पास ही पड़े एक डंडे को हिलाकर पहले बंदरों को भगाया और फिर अपनी सारी टोपियां लेकर चल दिया। शिक्षा। मुसीबत में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। दूसरा, चित्रों के साथ दिए गए शब्द संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। शब्द संकेत। एक जंगल में शेर का सभी जानवरों को बुलाकर एक एक जानवर को खाने का आदेश देना। सभी जानवरों का भयभीत रहना। सबसे पहले शेर के पास चतुर खरगोश का जाना। खरगोश का शेर के पास देरी से पहुंचना। शेर द्वारा देरी से आने का कारण पूछना। खरगोश का शेर को दूसरे शेर की झूठी कहानी सुनाना। शेर को जंगल में कुएं के पास ले जाना।
शेर का कुएं में अपनी परछाई देखना और कुएं में कूद जाना, जंगल में सभी जानवरों का खरगोश को धन्यवाद देना और खुशी खुशी रहना। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा कि अब जंगल के सभी जानवर एक एक दिन उसका शिकार बनेंगे। यह सुनकर सभी जानवर डर गए, पर बेचारे क्या करते। शेर का आदेश सुनकर सभी एक एक करके उसका शिकार बनने के लिए तैयार हो गए। खरगोश ने कहा कि सबसे पहले वह शेर के पास जाएगा और सभी जानवर उसे जंगल के कुएं के पास छिपे हुए मिले। सभी जानवर कुएं के पास जाकर छिप गए और खरगोश शेर के पास जाने के लिए निकल गया। वह रास्ते में मजे मजे में चलता गया और शेर के पास देरी से पहुंचा। शेर ने गुस्से में दहाड़कर देरी से आने का कारण पूछा। खरगोश पहले तो डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। वह मेरा शिकार करना चाहता था, फिर भी मैं भागकर आपके पास आ गया। शेर ने सोचा कि जंगल में दूसरा शेर कैसे रह सकता है। शेर ने खरगोश से पूछा कि दूसरा शेर कहाँ है। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। शेर अपनी परछाई देखकर दहाड़ने लगा तो उसे अपनी ही आवाज गूंजकर दोबारा सुनाई दी। शेर ने सोचा कि दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। यह सोचकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और मर गया। जैसे ही शेर कुएं में गिरा, खरगोश ने सभी जानवरों को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश को धन्यवाद दिया। अब सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा: मुसीबत में भी हमें अपने धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। संवाद लेखन: जिज्ञासा और प्रेरित को बातें करते देखकर नाना जी ने उन्हें समझाया कि हम आपस में जो भी बातें करते हैं, इन्हें ही संवाद कहते हैं। हम जो बात करते हैं उसे बिल्कुल उसी तरह से लिख भी सकते हैं। इस प्रकार आपस में हुई बातचीत को लिखना ही संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन के समय विषय को ध्यान में रखना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की बातों के अनुसार ही अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बात करते हुए दो मित्रों के बीच संवाद। शिखर, नोटिस बोर्ड पे ये क्या नोटिस लगा है? आओ चलो देखते हैं। चलो, ये तो विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। हाँ, क्या तुम इस बार भी इसमें भाग लोगे? हाँ, मैं तो भाग लूंगा। क्या तुम भी लोगे? हाँ, मैं भी लूंगा। चलो, इस विषय के बारे में अध्यापक जी से जानकारी लेते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ, पहले जानकारी लेकर तभी विषय तैयार करेंगे। आइसक्रीम खाते हुए दो सहेलियों के मध्य संवाद। विभा, तुम भी आइसक्रीम खाने के लिए आई हो? हाँ, चलो आइसक्रीम ले लें, फिर उधर बैठकर खाते हैं। मैं हमेशा वेनिला आइसक्रीम ही लेती हूँ। मुझे पिस्ता आइसक्रीम अच्छी लगती है। मैं हमेशा यहीं से आइसक्रीम लेती हूँ। हाँ, यहाँ की आइसक्रीम स्वादिष्ट होती है। पत्र लेखन: जिज्ञासा और प्रेरित को अपने चचेरे भाई के विवाह में जाना है। विद्यालय से अवकाश के लिए दोनों अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना चाहते हैं। उन्होंने नाना जी से सहायता करने के लिए कहा। तब नाना जी ने उन्हें समझाया कि जिस प्रकार हम दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मित्रों को पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार हम प्रधानाचार्य, संपादक, पुलिस, पुस्तक विक्रेता आदि को भी पत्र लिखते हैं। इस तरह रिश्तेदारों और कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों के आधार पर पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र। ये पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुलिस, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने रिश्तेदारों, मित्र, प्रियजन आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय याद रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में काम की ही बातें लिखनी चाहिए।
पत्र में अपना और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता बिल्कुल सही होना चाहिए। पत्र पर डाक टिकट अवश्य लगाएं। पिन कोड भी अवश्य लिखें। कहानी से कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सेवा में प्रधानाचार्य जी। यहाँ पत्र पाने वाले का पद लिखें। यहाँ पता लिखें। यहाँ दिनांक लिखें। विषय, यहाँ विषय लिखें। महोदय, यहाँ संबोधन लिखें। निवेदन यह है कि यहाँ अपना परिचय लिखें और पत्र विस्तार में लिखें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। पत्र समाप्त होने पर लिखें। यहाँ अपना नाम और कक्षा का परिचय लिखें। अब नमूना के रूप में जिज्ञासा द्वारा प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए लिखे गए इस औपचारिक पत्र को देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, गगन पब्लिक स्कूल, राजनगर, दिल्ली 110024। विषय, चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अवकाश हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए आगरा जा रहा है। मुझे परिवार के साथ भाई की शादी में शामिल होना है, इसलिए मुझे 4 दिन दिनांक 13 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या जिज्ञासा। कक्षा 5, 12 अगस्त। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। यहाँ भेजने वाले का पता लिखें। यहाँ दिनांक लिखें। प्रिय पूज्य, यहाँ जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन लिखें। सप्रेम नमस्ते। यहाँ अभिवादन लिखें। यहाँ कुशल मंगल पूछकर पत्र आरंभ करें। यहाँ अपनी बात लिखें। घर में सभी को प्यार आदि कहकर यहाँ पत्र समाप्त करें। आपका भतीजा, यहाँ जिसे पत्र लिखा है उसके साथ अपना परिचय लिखें। प्रेरित, यहाँ अपना नाम लिखें। अब नमूना के लिए शादी में शामिल होने के लिए चाचा जी को सूचना देते हुए एक अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। 11 विकास नगर, नई दिल्ली 110024। 12 मई 2022। पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ सकुशल हैं और आशा करते हैं कि आप सभी वहाँ कुशलता पूर्वक होंगे। चाचा जी, हम सभी यहाँ से 12 अगस्त 2022 की शाम की ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। आप अमित भैया को बोल दीजिएगा कि वे हमें लेने के लिए समय पर स्टेशन पहुँच जाएं। दादाजी एवं दादी जी को हमारा प्रणाम कहिएगा और टीना दीदी को नमस्ते। अब शादी के समय मिलेंगे। आपका भतीजा प्रेरित। अनुच्छेद लेखन। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को आज कुछ वाक्य पढ़ते हुए देखकर समझाया कि तुम ये वाक्य अलग अलग पढ़ रहे हो। इसी तरह किसी विषय पर कुछ वाक्य एक साथ भी लिख सकते हो। किसी विषय पर कुछ वाक्य सोच विचार कर एक साथ लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने से पहले ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उसके बारे में सोचें। उस विषय के अनुसार अपने विचार क्रमबद्ध तरीके से लिखें। यदि संकेत बिंदु दिया गया है तो उसी के अनुसार क्रमिक रूप से लिखें। सहज भाषा एवं सरल रखें। उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करें। लिखते समय विचार स्पष्ट हों, जिससे उस अनुच्छेद को पढ़ते ही विषय समझ में आ जाए। अनुच्छेद शब्द सीमा के भीतर होना चाहिए। आइए कुछ अनुच्छेद लेखन के उदाहरण देखें। पर्यावरण संकेत बिंदु। पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरण संरक्षण। निष्कर्ष। आजकल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उद्योगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही नगरीकरण भी होता जा रहा है। उधर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
इन सभी कारणों से प्रदूषण भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। चारों ओर दमघोंटू हवा ही मिलती है। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरण होने से ही हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है। वायु को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे अधिक लगाए जाने चाहिए। हरियाली अधिक होगी तो वर्षा भी होगी। वर्षा होने से पानी की कमी भी नहीं हो पाएगी। सूखे की संभावनाओं से भी बचा जा सकता है। अपने पर्यावरण की सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। वृक्षारोपण को जितना अधिक बढ़ावा मिलेगा, हमें उतनी ही शुद्ध वायु मिल सकेगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वृक्ष लगाने में तथा प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान भी देना होगा। अपने आसपास भी सभी को इसके प्रति जागरूक करना ही होगा, तभी हम शुद्ध पर्यावरण में सुरक्षित रह सकेंगे। सच्चा मित्र, संकेत बिंदु, दुख सुख का साथी, निराशा में हिम्मत देने वाला। मित्र एक औषधि। हमारे मित्र अनेक होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे घनिष्ठ मित्र होते हैं। कुछ मित्रों से हम कुछ ही बातें करते हैं और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी सभी बातें, समस्याएं, खुशी सब कुछ बांटते बताते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि सच्चा मित्र कैसा होता है, तब जवाब देना अति कठिन लगता है। जिनसे हम दैनिक जीवन में बात करते हैं, उनमें से किसी एक को चुनकर बताना बहुत कठिन होता है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी हमारे साथ होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो सुख के दिनों में हमारे सुख में साथ हो, तो दुख की घड़ी में भी हमारे साथ खड़ा हुआ मिले, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे। हमें सच्चे मित्र ही अपने आसपास रखने चाहिए। ईश्वर से भी यही कामना करनी चाहिए कि अधिक मित्र होने के स्थान पर बस एक सच्चा मित्र ही साथ हो, जो सुख दुख में हमेशा साथ रहे। आदर्श नागरिक, संकेत बिंदु। आदर्श नागरिक का अर्थ नागरिक और देश का संबंध, राष्ट्र और गौरव बढ़ाना। किसी भी व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक होने से पहले एक अच्छा परिवारजन, एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा सभ्य सामाजिक व्यक्ति होना अति आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए और अपने समाज के लिए जिम्मेदार होगा, तभी वह एक अच्छा आदर्श नागरिक बन सकेगा। आदर्श नागरिक होने के लिए किसी भी नागरिक को अपने से पहले देश का हित सोचना अति आवश्यक है। एक अच्छे नागरिक को कानून के सभी नियमों का सच्चाई से पालन करना चाहिए। वे कानून नियम चाहे समाज के प्रति हों या देश के प्रति, सदा जिम्मेदारी से निभाने चाहिए। प्रत्येक कानून का अनुपालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने प्रति जिम्मेदार होगा, तभी वह भावी पीढ़ी को सही दिशा दिखा पाएगा। अब कानून छोटा हो या बड़ा, कानून तो कानून होता है और उनका अनुपालन करना एक आदर्श नागरिक की जिम्मेदारी होती है। परिश्रम सफलता की कुंजी। संकेत बिंदु, जीवन की गाड़ी ना चलती। आलस्य जीवन का अभिशाप। समस्याओं का समाधान। उपसंहार, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनना चाहता है। सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक है परिश्रम करना। सफल व्यक्ति सदा ही अपने परिश्रम की कहानियां सुनाया करते हैं। सफलता पाने के लिए कोई भी छोटा मार्ग कभी नहीं चुना जा सकता। परिश्रम करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वह लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, परिश्रम तो करना ही होगा, तभी उसे प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रम करने के लिए सबसे पहले आलस्य को त्यागना पड़ता है। जिसने जीवन में आलस्य त्याग दिया और परिश्रम को अपना लिया, सफलता स्वयं ही उसके पास आई है। लगातार परिश्रम करने से अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। एक योजना के साथ लक्ष्य बनाकर परिश्रम किया जाए तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आसपास ही आपको अनेक ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने सामान्य स्तर पर रहकर ही एक योजना बनाकर परिश्रम करना शुरू किया और आज सफलता के शिखर पर हैं। इसलिए परिश्रम को ही सफलता की कुंजी कहा गया है।